दैनिक रिपोर्टर के लिए आज हम टोंक शहर के जाने माने व्यक्तित्व कमलेश जी सिंगोदिया से बातचीत कर रहे हैं। कमलेश जी, आप शिक्षा जगत में एक आपका नया मुकाम है। आपने ये कब से शुरू किया और किस स्टेज पे जाके आप आज इस स्थान पर पहुंचे? विनोद जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहूँगा, धन्यवाद कहूँगा और अग्रिम शुभकामनाएं दूंगा आपकी इस नई पारी के लिए। और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह आपने अपनी लेखनी से लोगों को अपना मुरीद बनाया है, तो अपनी भाषा शैली से और विजुअल मीडिया में आपके जो एंट्री हुई है, इसके माध्यम से निश्चित रूप से टोंक को और पूरे संपूर्ण जिले को आपकी योग्यता का, आपके अनुभव का लाभ मिलेगा। जहाँ तक मेरी शिक्षा शुरुआत की बात है कि एजुकेशन हमारा पेंट्रल जॉब रहा है। फादर ने सन 64 में यहाँ टोंक में सबसे पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूट की स्थापना करी थी 1964 में, सिंगोदिया शिक्षा सदन के नाम से, जो आज भी संचालित है, जो टोंक का पहला प्राइवेट स्कूल कहता है। सन 1992 में मैंने सेपरेट ये मदरलैंड के नाम से एक प्राइमरी स्कूल डाला था। पुरानी टोंक जो बिल्कुल नया कार्य क्षेत्र था, लेकिन शिक्षा में बहुत आगे था। काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूल उस वक्त यहाँ पे संचालित थे। उनके बीच में आके टंडियों के मोहल्ले में ब्राह्मण समाज की धर्मशाला में प्राथमिक रूप से स्कूल शुरू किया और 92-93 के सेशन मेरे पास 52 स्टूडेंट्स थे। वहाँ से हमारी ये शैक्षणिक यात्रा प्रारंभ हुई। उसके बाद हमने इसको अपर प्राइमरी किया, सेकेंडरी किया। उसके बाद हमने एक जगह और चेंज करी, जगह छोटी पड़ी ताकि मियाया में केवली में, वहाँ आए हम किराए से। और 2001 में हमने ये ज़मीन लेकर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। यहाँ आने के बाद बीएड कॉलेज भी शुरू किया, एससीसी कॉलेज भी शुरू किया, डिग्री कॉलेज भी शुरू किया। और अभी 2 साल पहले ही हमने लेटेस्ट यहीं से 1 किलोमीटर आगे जाके सीबीएसई स्कूल का एक नया पूरा प्रांगण डेवलप किया है। टोटल एयर कंडीशन स्कूल डेवलप किया है, जिसमें हम सीबीएसई स्कूल अभी 10th तक का रन कर रहे हैं। उसमें जो भी आज के युग की बिल्कुल आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, उसको हम एडोप्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सारे क्लास स्मार्ट रूम्स हैं, सारी क्लासेज एयर कंडीशंस हैं, बड़ी सी वहाँ पे कंप्यूटर लैब है, बड़ी सी लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स की पूरी फैसिलिटीज़ है। तो सीबीएसई में हमने एक नया मुकाम प्रारंभ करने का एक प्रयास किया है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो ये मुकाम हासिल किया है, इसके लिए आप किसको श्रेय देना चाहोगे? सबसे पहले श्रेय देना चाहूँगा जिनको लोग एजुकेशन का भीष्म पितामह कहते थे, और आज टोंक में जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट रन हो रहे हैं, चाहे वो आदरणीय बाबूलाल जी शर्मा का साइंस सोल्जर हो, चाहे आदरणीय रमेश जी कारा मेरे दोनों गुरु रहे उनका विवेकानंद हो, और भी जो स्कूल्स हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे पापा का मार्गदर्शन और प्रेरणा रही है। तो डेफिनेटली आज मदरलैंड या सिंगोदिया जो इस स्वरूप में आपको नजर आ रहा है, इसके पीछे उनकी सोच, उनकी मेहनत। आप सोचिए कि सन 64 इमेज करके देखिए, जब आप हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, टोंक शहर कितना सा होगा, एक ग्रामीण परिवेश, एक गांव जैसा। और जयपुर से आके उन्होंने यहाँ एक प्राइवेट एजुकेशन की एक नींव रखी। तो सोच कितनी विस्तृत होगी उस जमाने के हिसाब से देखा जाए तो। हजारों स्टूडेंट्स उन्होंने उस टाइम यहाँ पे कोचिंग चला के, एक नाम चलता था। तो सबसे बड़ी प्रेरणा तो डेफिनेटली पिताजी की है, जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ हैं। दूसरी जो मैं प्रेरणा मानूंगा, इस शहर के लोगों को मानूंगा। इस शहर के लोगों ने एजुकेशन के प्रति माना अभी तक, फिर भी उतना चार्म नहीं है कि शहर के लोगों से एक अपील करना चाहूंगा कि वो अपने देवताओं को माने। यहाँ से क्रीम बहुत माइग्रेट हो रही है, कोटा जा रही है, जयपुर जा रही है, सीकर जा रही है, और वहां जाके वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। शहर के लोगों से अपील करूंगा, अपने लोगों पे भरोसा करें। उससे बहुत कम फीस में, 50% फीस में शहर के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, वो आपको बेटर एजुकेशन दे सकते हैं अगर आप उन पर भरोसा करें तो दूसरी प्रेरणा ये शहर के लोगों की, जिन्होंने हम पे विश्वास किया, ट्रस्ट किया। हजारों स्टूडेंट्स अब तक मदरलैंड में रह चुके हैं, और सबसे ज्यादा जो मेरे लिए प्रेरणास्पद रहे हैं या मदरलैंड को यहाँ तक पहुंचाने में, कि आज
4,000 प्लस स्टूडेंट्स हम लेके बैठे हैं, 5-7 हम ब्रांचेस चला रहे हैं, बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन हो गए। तो यहाँ काम करने वाले चपड़ासी से लेके प्रिंसिपल तक का उसमें योगदान है। टोंक जिले में शिक्षा का जो स्तर है वो किस रूप में देखते हैं आप? देखिए विनोद जी, इसमें दो बातें हैं। एजुकेशन टोंक के दो हिस्सों में डिवाइड हुई है। एक तो वो लोग हैं जो कैपेबल हैं, जो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को भी समझते हैं, तो मैक्सिमम उनके बच्चे यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं, वो बड़ी सिटी की ओर जा रहे हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं मीडियम क्लास और थोड़े से लोअर क्लास, उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि टैलेंट ज्यादा मीडियम क्लास और लोअर क्लास में है, जिनको हम निखार रहे हैं। हमारे साथ एक विडंबना सी होने लग गई कि जो भी बच्चा 10th में 90% से ऊपर आता है, वो फाउंडेशन के नाम पे, बड़े इंस्टीट्यूट्स के नाम पे, बड़े कोचिंग्स के नाम पे वहां चला जाता है। अब आप विनोद जी सोचिए, जिनके पास 90% स्टूडेंट्स मिल रहे हैं वो तो ऑटोमेटिक रिजल्ट देंगे। हम तो 60% के, 40% के, 50% स्टूडेंट के लेकर उसमें मेहनत करते हैं, 10th में 12th में 90 लाने की कोशिश करते हैं, 95 लाने की कोशिश करते हैं, और फिर वो बड़े इंस्टीट्यूट्स की तरफ मूव कर जाते हैं। तो यहाँ ये सोचना पड़ेगा, आम पब्लिक को, आम जनता को भी सोचना पड़ेगा कि वो हमें सपोर्ट करे, छोटे स्कूलों को सपोर्ट करे, छोटे इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट करे, क्योंकि बैकबोन तैयार करने का काम हम कर रहे हैं। टॉप में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो आपके स्टूडेंट्स को, आपके बच्चों को तराशने का काम वो करते हैं, और तराशे हुए को ले जाके अगर बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके वो बच्चा फिर आईआईटी या नीट क्रैक करता है, तो उसमें उनका योगदान मैं नहीं समझता उतना ज्यादा होता है जितना हम लोगों का होता है। अभी जो वर्तमान में जो शिक्षा नीति है और जिस पॉलिसी पे सरकारें चल रही है, उसके हिसाब से टोंक जिला कितना खरा उतरता है या अपना टोंक शहर कितना खरा उतर रहा है? देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी की जहां तक हम बात करें, फंडामेंटल्स अभी तक गवर्नमेंट क्लियर नहीं कर पा रही है। उसको हम, गवर्नमेंट लागू तो कर रही है, लेकिन इतनी स्लो स्पीड से लागू हो रही है वो चीज कि बेसिकली उसका जो मूल स्वरूप है ना, वो निकल के अभी तक आ नहीं पा रहा। नो डाउट नई एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है, सब्जेक्ट बाउंडेशन उसमें खत्म की गई है, बच्चे का नेचुरल टैलेंट डेवलप करने पर उसमें बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। लेकिन उसके लिए हमें एक ग्राउंड भी तैयार करना पड़ेगा, एक माहौल भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक मैकाले की शिक्षा पद्धति से, पिछले आजादी के समय से लेके अब तक मैकाले की शिक्षा पद्धति से चले आ रहे हैं, जहां पर शिक्षा केवल एक परसेंटेज का माध्यम हो गई कि अच्छी परसेंटेज लाना है, अच्छी डिग्री लेनी है, लेकिन वो रोजगार का माध्यम नहीं बन पा रही। उसके बाद बच्चा कंपटीशन के जंगल में उतरता है, जो कंपटीशन के जंगल में उतरता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उसको सब्जेक्ट टू स्टडी से अलग हटके और बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। नई एजुकेशन पॉलिसी में उन सब चीजों को समावेश करने का प्रयास किया गया है, लेकिन उसको कितनी जल्दी हम इम्प्लीमेंटेशन में ला सकते हैं, कितनी जल्दी उसका फायदा बच्चों को दे सकते हैं, कितनी जल्दी उसको फास्टली हम लागू करते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। आज के युवा और स्टूडेंट में स्कूल और कोचिंग का एक स्तर हो रखा है। बच्चा स्कूल कम, कोचिंग ज़्यादा जा रहे हैं, उसको किस रूप में देखते हैं आप? वही तो मैंने अभी आपसे कहा ना कि यहाँ थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है पेरेंट्स में। आप हम के एजुकेशन के टाइम क्या होता था कि हमारे एजुकेशन का डिसीजन हमारे पेरेंट्स लेते थे, आजकल डिसीजन स्टूडेंट्स बच्चे लेने लग गए। एक तो बेसिक जो डिफरेंस आया ना वो ये आया है, पेरेंट्स बच्चों पे डिपेंड हो रहे हैं। कोचिंग्स का एक अलग एटमोसफेयर होता है, वहां बच्चा जाता है, एजुकेशन लेता है, घर आ जाता है। स्कूल में उसको एजुकेशन के साथ साथ मोरल एजुकेशन भी दिया जाता है, उसको सोशल लाइफ के जीने के तरीके बताए जाते हैं, उसको मिक्स होना भी सिखाया जाता है, उसको मॉरल वैल्यूज भी दी जाती है। प्रेयर से स्कूल शुरू होता है और एंड तक स्कूल चलता है, बीच में लंच भी होता है। प्रेयर में उसको ईश्वर को, अल्लाह को याद करना सिखाया जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान तो वही है। तो वहां से जो उसकी एजुकेशन शुरू होती है, उसको लेकर अगर हम एंड तक जाते हैं तो वो मॉरल वैल्यूज कोचिंग में नहीं मिल सकते। कोचिंग में आप ये मान लीजिए जो रोबोट वर्क हो रहा है कि अब एक बच्चा गया क्लासरूम में, गया पढ़ा, आ गया, घर आ गया, सीधा आ गया, उसकी एक्टिविटीज पे निगाह रखने का काम कोचिंग वाले किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। स्कूल में, चाहे वो छोटा स्कूल हो बड़ा स्कूल हो, बच्चे की हर एक्टिविटीज को वॉच किया जाता है,
उसकी अगर एक्टिविटीज किसी तरह से मान लीजिए थोड़ी सी मिसलाइन होती है तो पूरा स्कूल प्रशासन, टीचर्स, पेरेंट्स से कांटेक्ट करके उसको लाइन पे लाने का एक प्रयास करता है। तो यह बेसिक फर्क मैं जहां तक समझता हूँ, एजुकेशन वो भी दे रहे हैं, एजुकेशन हम भी दे रहे हैं, बट एजुकेशन एजुकेशन देने का फर्क। राजनीति एक सवाल और पूछ। जी, आप शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा, सामाजिक सरोकार और राजनीति में भी आपका हस्तक्षेप है, रुचि है। आपने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी की। उस राजनीति में आप और शिक्षा जगत कितना फिट बैठता है? देखिए वैसे तो राजनीति और शिक्षा दोनों अलग अलग पहलू हैं, लेकिन जहां तक राजनीति की बात करें, राजनीति आज हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में घुल मिल गई। आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में भी आजकल राजनीति आ गई, पर्सनल रिलेशंस में राजनीति आ गई। किसी न किसी राजनीति का सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मित्रता, सलाह हर व्यक्ति लेना चाह रहा है। मैं खुद पॉलिटिक्स में था, अभी भी हूं, फ्यूचर का पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि शिक्षा को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। ये अलग बात है, हम राजनीति सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, राजनीति विज्ञान हमारा एक सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट को बोले शिक्षा को राजनीति से अलग। अगर राजनीति का शिक्षा में बहुत ज्यादा दखल हुआ, जैसा अभी हो रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिटिशियंस के द्वारा रन किए जा रहे हैं, तो अपने हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेंज करा लेते हैं, बना लेते हैं, कर लेते हैं। एजुकेशन को एजुकेशन के रूप में रहने देना चाहिए, ये मेरा मानना है। हाँ, उसको सामाजिकता में जरूर सरोकार करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का एक पॉइंट ये भी कि वो सोशल वैल्यूज स्टूडेंट्स को सिखाता है। तो समाज और शिक्षा मिलके चलेंगे तो बेहतर शिक्षा बनेगी, लेकिन शिक्षा और राजनीति मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उसके डिमेरिट्स देखने को मिलेंगे। धन्यवाद कमलेश जी, आपने हमें समय दिया।